नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। द नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा काम करते हैं। वो अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं। ऐसे ही बात करेंगे हम भाई आशीष से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा काम किए हैं। जैसे रक्तदान के बारे में काम किया है, हरियाणवी संस्कृति के लिए काम किया है, पर्यावरण के लिए भी काम किया है, और कोई किस्सा बना देते हैं खाकी का। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी हमारे चैनल पे कोई मोटिवेशनल स्पीच देनी हो या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो आप बताना चाहते हो जिससे लोग जागरूक हों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो। आशीष भाई, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस, आपने कई काम किए हैं अपनी लाइफ में, एक से ज्यादा। तो सबसे पहले आप रक्तदान के बारे में बताएं हमें। रक्तदान आपने कहाँ से शुरू किया था? काफी साल पहले मैं अपने बड़े भाई साहब के पास चंडीगढ़ गया था। वहां मैंने किसी को खून की कमी से तड़पते देखा था। तब मैंने पहली बार रक्तदान किया था। उसके बाद में मैं 2006 में गुरु श्रेष्ठ श्री द्रविड़ दैया जी के संपर्क में आया, जो उस समय सोनीपत रेड क्रॉस सोसाइटी में जिला प्रशिक्षण अधिकारी थे। तब तक मैं एक साधारण रक्तदाता था। किसी को जरूरत पड़ेगी उसके लिए खूनदान कर दिया। उस समय उन्होंने मुझे सिखाया कि दूसरों को रक्तदान के लिए कैसे जागरूक करूं। तब मैं दूसरों को जागरूक करने लग गया। ऐसे ही बातों बातों में 2009 आ गया। 2009 में गुरुजी फिर यहाँ हमारे गांव में आए। उन्होंने आदेश किया कि रक्तदान शिविर लगा दो। तब मैं अपने युवा साथियों से बात की तो हमने रक्तदान शिविर लगाया, और बस तब से रक्तदान का सिलसिला चल ही रहा है। कितने कैंप लगवाए, कितने शिविर, रक्तदान शिविर लगवाए आपने? 100+ कैंप हो चुके हैं। अच्छा, कितने यूनिट रक्त आता है? रक्तदान मतलब आता है उसमें अलग अलग है। किसी कैंप में 12 यूनिट भी खूनदान हुआ है और किसी कैंप में 100+ भी हुआ है। हर कैंप का अपना एक अनुभव, अलग अलग अनुभव होता है। तो औसत से अगर हम लेके चले तो 70-80 के आसपास हो जाती है। मतलब 7-8 हजार यूनिट आपने मान के चलो, गिनती तो कभी की नहीं इसकी, लेकिन अंदाजा सही है कि 7-8 हजार लोगों ने तो खूनदान कैंपों में किया होगा। और वैसे आपके पास कॉल वगैरह आती है रक्तदान के लिए? ऑन डिमांड हमारे पास बहुत सारी कॉल होती है। रोज कॉल आती है अलग अलग क्षेत्रों से। ज्यादातर जो कॉल्स होती हैं वो रोहतक मेडिकल कॉलेज की, कानपुर मेडिकल कॉलेज की और दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटलों की, NCR में जो हॉस्पिटलों की। कुछ लोग देश के अलग अलग कोने से आते हैं यहाँ अपना उपचार करवाने, और कुछ लोग विदेशों से भी आते हैं जो दिल्ली में अपना उपचार करवाते हैं। तो रोज कॉल आती है। कितनी रक्तदान यूनिट आपने ऑन डिमांड वाली कितनी करवा दी? हमारी टीम की माध्यम से ये मान के चलो आप कम से कम 7-8 हजार के करीब। 7-8 हजार ये होगी। 7-8 हजार आपने शिविर में होगी। तो मतलब 14-15 हजार यूनिट आप लोगों ने दान करवाई है उन लोगों के लिए। हाँ, हमारी जो टीम है वो अलग अलग जगह काम करती है। तो टीम के माध्यम से ये मान के चलो कि अब तक कम से कम मैं मानूं तो 15,000 यूनिट खून, चाहे कैंप में या ऑन डिमांड। दोस्तों, 15,000 यूनिट कम नहीं होती अगर आप देखोगे तो हिसाब से। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया, कितनी बार? मैंने खुद जो अभी तक रक्तदान किया है वो होल ब्लड और प्लेटलेट्स लगाकर अब तक 117 बार किया। 117 बार? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, लेकिन दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम 117 पता नहीं क्या मानते हैं। एक स्वस्थ आदमी है ना, 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। होल ब्लड अगर करे तो 3 महीने में, और प्लेटलेट्स करे तो मेडिकल साइंस के अनुसार साल में 24 बार है। वैसे इसमें कुछ समस्याएं भी आती है? आप जैसे ऑन डिमांड करवाते हो या शिविर लगवाते हो? समस्याएं ही समस्याएं हैं। समस्याएं जीवन का एक अंग है, उनसे घबराना नहीं है, उनका सामना करना है अपनी सद्बुद्धि से। होता क्या है, जब पहले हम किसी गांव में कैंप लगाते थे तो वहां के लोग विरोध करते थे। यहाँ तक कि खुद मेरी माँ ने भी विरोध किया है। खूनदान किया तो घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। वो ये समझते थे कि खूनदान करने से कमजोरी आती है। अब अधिक समस्याएं नहीं है। अब समस्याएं ये होती हैं, कई बार ऐसा ग्रुप मिल जाता है, वो ग्रुप हजारों में किसी का होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। उस आदमी को ढूंढो, इस ग्रुप का आदमी कौन है, फिर उस आदमी को वहां तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है। ज्यादा समस्याएं बड़ी नहीं आई कभी, और बस ऐसा ही है।
कोई बड़ी क्या समस्या। कुछ फायदे होते हैं रक्तदान के? खूनदान करने के जो खुद के फायदे होते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनका हमें पता चल जाता है रोग आने से पहले या रोग थोड़ा बहुत आने के बाद। हमारे खून की जो जांच होती है उससे हमें पता चल जाता है हमारे शरीर में कोई रोग आ चुका है या आने वाला है। और खुद जो हम खूनदान करते हैं उससे क्या होता है, जो कई प्रकार की बीमारियां उनसे बच जाते हैं, जैसे हृदय रोग है, क्योंकि खूनदान करने से ना ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है, खून में गड्ढापन नहीं आता, और गड्ढापन नहीं आता तो हृदय के रोग नहीं होते। दूसरा ये है कि एक बार जो हम खूनदान करते हैं उसके 3 अलग अलग हिस्से कर दिए जाते हैं। एक बार दान किया गया खून 3 लोगों का जीवन बचाता है। हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में उल्लेख आता है दान का। दान करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, और किसी को जीवन दान करने से बड़ा कोई दान नहीं है। एक बार हम खूनदान करके 3 जीवन बचाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। इससे ज्यादा लाभदायक मैं तो कुछ मानता नहीं कि मेरे किए गए खून से अगर किसी के परिवार का जीवन रोशन हो रहा है, किसी के परिवार का सदस्य उनके बीच में है, इससे बड़ा दान, इससे बड़ी खुशी मैं कुछ नहीं मानता। अच्छा, पर्यावरण के बारे में बात करें तो आपने इंडिया गेट पर पेड़ बांटे हैं लगा के, कैसे उसके बारे में बताएं। होता क्या है, वर्ष 2018 में मेरी कमांडो में पोस्टिंग आ गई और मुझे इंडिया गेट पर डेप्यूट कर दिया गया। वहां पर लोग प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें और वो थैलियां, वो कुछ खा के पी के वहां फेंक रहे थे। उनको देख के मुझे बड़ा गलत महसूस हुआ, ये तो गंदगी फैला रहे हैं। मैंने कुछ दिन तो वो कबाड़ा उठा के डस्टबिनों में डाला। सरकार ने वहां सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी 24 घंटे वहां रहते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी तो फैलती है। एक आदमी ने यहाँ फेंक दिया, सफाई कर्मचारी उधर काम कर रहा है, तब तक वो यहाँ पड़ा रहेगा। तो मैंने कुछ समय तो उनको उठा के डस्टबिन में डालता रहा। फिर मैंने सोचा इसका सदुपयोग किया जाए, बस वो उठा के अपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, थैलियां। बरसात का मौसम नजदीक आ गया। मैंने उन बोतलों को काट के उन डिब्बों में मिट्टी भर के अपने वहां रखे थे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तोड़ के कहीं लगा दो, पौधे वो उगने शुरू हो गए, फूल आ गए। कुछ ऐसे पौधे थे जैसे जामुन का था, बरसात के मौसम में वहां बीज पड़े हुए थे, या गांव से मैं ले जाता उनमें लगा देता। तो कुछ तो मैंने पौधे अपने वहां रखने शुरू कर दिए, जब उनमें फूल आए तो बड़े सुंदर लगे। लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो विचार किया इनका क्या किया जाए। ऐसे ही एक दिन रात को हम ड्यूटी पर खड़े हुए थे, मैं और मेरे कमांडो मित्र स्वर्गीय श्री राहुल त्रिपाठी जो आज दुनिया में नहीं है। हम दोनों रात को ड्यूटी पर खड़े थे, तो वहां कोई अपना जन्मदिन मनाने आया था। मेरे भी मन में आया कुछ दे दूं इनको, तो मैंने वहां से एक पौधा गमला उठाया, उनको हैप्पी बर्थडे बोल के दे दिया। वो बड़े खुश हुए, जिनका जन्मदिन था चले गए फोटो लेके। बस तभी से ये मुहिम चल गई कि पौधे बांटने लगे। वहां ज्यादातर पौधे रात को बंटते थे, जन्मदिन लोग मनाने आते या कोई रास्ता पूछता। इसी कड़ी में 2018 की दिवाली वाले दिन तत्कालीन कमिश्नर साहब श्री अमूल्य पटनायक जी हमें मिठाइयां भेंट कर रहे थे, हमारा हौसला बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने मुझे मिठाई का डिब्बा दिया, देखते हुए बोले दिवाली की शुभकामनाएं जवान। मैं बोला सर आपको भी। तो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, सर मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। वो चौंक गए एकदम से, क्या? मैं गया, एक पौधा उठाया, पौधा था पीपल का, कहीं ऐसी जगह से वो खड़ा था, वहां पे वो सुरक्षित नहीं था या गंदगी में था। वो पौधा मैंने उनको थैली में था, उनको भेंट किया सर दिवाली पर मेरी तरफ से छोटा सा उपहार। सीपी साहब अचानक से चौंके हुए थे कि उनका हाथ मेरी कमर पे है, मेरी कमर थपथपाई उन्होंने। वाह बहुत बढ़िया, ये तो कहां से लेके आया? तो मैंने दिखाया सर ये छोटी सी नर्सरी है मेरी, यहाँ ऐसे लोगों ने गंदगी फैला रखी थी, मैंने रख दिया। उन्होंने जो मेरी पीठ थपथपाई तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। सेनापति का हाथ एक सिपाही की कमर पर है, वो उसको थपथपा रहे, बहुत बड़ी बात है। बस फिर तो हौसलों पे पंख लग गए, पौधे बांटते गए। और फिर गांव में भी मैंने यहाँ घर पे भी अपनी छोटी सी नर्सरी बना ली, बच्चों को सिखाया। कोई उपलक्ष्य होता है, किसी का जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ या कुछ, तो पौधे लगाते हैं, बांट देते हैं। हरियाणवी संस्कृति के बारे में भी आपने थोड़ा सा बताएं, योगदान किया है। और चूरमा प्रतियोगिता के बारे में भी बताएं। वो हरियाणवी संस्कृति और जो चूरमा प्रतियोगिता थी उसका मैं आपको वर्णन करूं तो वर्ष 2020 में हमारे साथी, हमारे बड़े भाई साहब
सेना से सेवानिवृत्त हैं भाई शमशेर सिंह दहिया, जिनको दमल फौजी के नाम से जाना जाता है, वो खरखोदा क्षेत्र के पिपली गांव से हैं। मैं ड्यूटी पर था तो मैं वहां चूरमा खा रहा था। खाते खाते मैंने एक फोटो क्लिक कर दिया। मेरे मित्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, सुदीप तोमर, वो चूरमा लेके आए थे घर से। मैंने वो फोटो क्लिक किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक पोस्टर आता है व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा होता है 14 नवंबर 2020 दिवाली के उपलक्ष्य में चूरमा खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता और मुख्य अतिथि कमांडो आशीष दहिया। मैं चौंक गया, यार ये क्या सिस्टम कर दिया ये। वो फोटो मुझे भेजा था दमन फौजी भाई साहब ने। मैंने उनको कॉल किया, ये क्या कर दिया भाई साहब, क्या मजाक कर रहे हो। भाई साहब बोले ये मजाक नहीं है, ये प्रतियोगिता करेंगे। भाई ये भी कोई प्रतियोगिता होती है क्या? प्रतियोगिताएं ऐसी होती है कि दौड़ो कूदो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, स्विमिंग करो, साइकिल चलाओ, ये भी कोई प्रतियोगिता है? वो बोले है, होगी। उसमें लिख रखा था विश्व की पहली प्रतियोगिता। मैं कहा भाई साहब मैंने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं। बोला देखेंगे। मैं ड्यूटी करके जब आ रहा था तो मैं उनसे मिला, रास्ते में लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा जो युवा है या जो हमारी उम्र के जो है वो भटक रहे हैं अपने मार्ग से। चूरमा हमारा इतिहास है। प्राचीन काल में भी जब हमारे योद्धा जंग में जाते थे तो रानियां उनको चूरमा भेंट करती थी, उसका भी आपको इतिहास में वर्णन मिलेगा। और मेरी माता जी भी जब मम्मा के घर से आती थी तो चूरमा लेके आती थी दादा के लिए। वहां मेरी नानी जी बनाती या माता जी लेके आती। घी, गुड़ और अन्न, तीनों चीजों का इसमें मिश्रण होता है। तीनों चीज मिलने के बाद वो अपने आप में पौष्टिक आहार होता है। आजकल का युवा जो कबाड़ा खा रहा है उसको उस कबाड़े से बचाने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उन युवाओं के स्वास्थ्य के लिए भाई साहब ने ये प्रतियोगिता रखी। मैंने उसको प्रमोट किया तो बस वो प्रतियोगिता होगी। उसके बाद में अब तक 6 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। फिर क्या हुआ, अब जो प्रतियोगिता हुई या इससे पहले का मैं आपको वाक्य बताऊं तो भाई साहब ने मुझे धोती, कुर्ता और पगड़ी भेंट करी। उपहार नहीं कहूं मैं, उनको आशीर्वाद कहूं तो भाई साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया दमन फौजी ने। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन मुझे अजीब सा भी लगा इस उम्र में यार मैं धोती बांधूंगा क्या, मैं बूढ़ा आदमी हूं। मैं भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है। भाई साहब बोले कि धोती बांधना, पगड़ी बांधना कोई बुजुर्गों की पहचान नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, तो इसको बांध। एक डोका भी लाए थे हम, बस वहीं से वो मुहिम चल गई हरियाणवी संस्कृति के लिए, अपना डोका पगड़ी लिए। अब जो प्रतियोगिता हुई थी चूरमा की, उसमें भाई साहब ने लिख दिया कि हमारी जो माताएं बहनें दामन चुंदड़ी में आएंगी या पुरुष जो है वो धोती पगड़ी में आएंगे, उनसे हम एंट्री फीस नहीं लेंगे। एंट्री फीस तो एक नॉमिनल चार्ज है, बस नामात्र का सहयोग, और वो भी उन्होंने निःशुल्क कर दिया। क्योंकि हमारे बुजुर्ग धोती बांधते थे वैज्ञानिक प्रमाण उसके, बहुत सारी बीमारियों से बचते थे जो वो यहाँ बांधते थे ना। वो पगड़ी बांधते थे तो पगड़ी का मतलब हेलमेट। उनको जंग लड़नी है या बरसात से, धूप से, सर्दी से बचना है, या कहीं जरूरत पड़ेगी कुछ बांधने की तो पगड़ी खोल के बांध ली, या कोई डूब रहा हो तो पगड़ी डाल के उसको बचा लिया। ये वैज्ञानिक प्रमाण है हमारे। अच्छा, किस्सा खाकी का में आपको सम्मानित किया गया इससे दिल्ली पुलिस द्वारा, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। किस्सा खाकी का की मैं अगर आपसे बात करूं तो मेरे विभाग के अधिकारियों ने क्या किया, हम जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए या समाज में ये दिखाने के लिए कि हमारा विभाग क्या क्या करता है, एक श्रृंखला शुरू कर दी पॉडकास्ट 16 जनवरी 2022 से। पॉडकास्ट शुरू कर दिया वर्तिका नंदा जी की आवाज में। वर्तिका नंदा जी को इस विषय में शायद ऐसा कोई ना जानता हो, तिनका तिहाड़ जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। वर्तिका नंदा जी की आवाज में पॉडकास्ट शुरू किया। हर सप्ताह एक पुलिस वाले की कहानी उसमें प्रसारित की गई, और वो पुलिस वाला जिसने पुलिस के लिए पुलिस वर्क किया हो, सामाजिक कार्य किया हो, सृष्टि के लिए कार्य किया हो, जीवों के लिए कार्य किया हो, आउटस्टैंडिंग वर्क जिसने किया है उसकी कहानी उसमें प्रसारित की गई, जिसमें रक्तदान और पर्यावरण के लिए मेरी भी कहानी प्रसारित की गई थी। जब इस पुस्तक का 1 वर्ष पूरा होने वाला था तो उसमें 50 कहानियां पूरी हो चुकी थी। उस 50 कहानियों के संग्रह को एक पुस्तक का रूप दिया गया। उस पुस्तक का शीर्षक है किस्सा खाकी का। उसका विमोचन हमारे
सीपी साहब श्री संजय अरोड़ा जी ने अभी 16 जनवरी 2023 को किया है, जिसमें मेरी भी कहानी प्रसारित की गई है, छापी गई है। और उससे सीपी साहब ने हमें सम्मानित किया है वो पुस्तक हमें भेंट कर। और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि एक सेनापति जिसको हम मंच पर टीवी में देखते हैं, वो हमारा सेनापति जब एक सिपाही को उसकी कहानी भेंट करते हैं या उसको कोई सम्मान भेंट करते हैं तो हमारा उससे हौसला बढ़ता है। तो वो थी एक पुस्तक जिसका नाम था किस्सा खाकी। अच्छा, आपने कई काम किए हैं, तो कहाँ कहाँ किस किस में मतलब आपको सम्मानित किया गया है, कौन कौन सी जगह से? मेरे लिए जो सबसे बड़ा सम्मान है प्रवीण जी, वो सबसे बड़ा सम्मान है मेरा गांव। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी जो मुझे सामने से बोलते हैं। मुझे कई बार तो यूं महसूस होता है कि ये गलत है। कई बार बुजुर्ग आदमी मुझे सामने से बोलता है ना, तो मुझे यूं महसूस होता है कि नहीं, मुझे पहले इनको नमस्ते करनी चाहिए थी। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं है कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ ना, उस मिट्टी से मुझे जो सम्मान मिल रहा है, उससे बढ़कर सम्मान शायद कहीं नहीं है। इस सम्मान के अलावा जब मैं इस गांव से बाहर निकला हूं तो वर्ष 2019 में मुझे रेड क्रॉस द्वारा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा 2022 में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मेरे विभाग द्वारा मुझे सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सम्मान मुझे मेरे आदरणीय आयुक्त महोदय ने दिया। उसके बाद उसके अगले ही दिन 15 जून 2022 को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शतक वीर रक्तदाता से सम्मानित किया गया। उसके बाद में अभी 16 जनवरी 2023 को हमारे आदरणीय श्री संजय अरोड़ा जी, सीपी साहब द्वारा किस्सा खाकी का पुस्तकें, हमारी जो कहानियां हैं वो भेंट कर हमें सम्मानित किया गया। और अगर मैं बात करूं सामाजिक संस्थाओं की जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनके किए गए कार्य बड़े सराहनीय हैं। कोई गौ सेवा के नाम पे कार्य कर रहा है, कोई जरूरतमंदों की शादी उपचार में काम कर रहा है, कोई रक्तदान में काम कर रहा है, कोई पर्यावरण में काम कर रहा है। विभिन्न संस्थाओं से लगभग हजारों की संख्या में समृति चिन्ह, मेडल्स, पगड़ियां इत्यादि से अब तक जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये चलते चलते क्या कहना चाहोगे आप अपने भाइयों को या यूथ को, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा संदेश नहीं है, निवेदन है मेरे युवाओं के लिए। मेरा युवा आज जिस राही पर चल रहा है उसी पर चलता है। जिस राही का अर्थ मैं अगर स्पष्ट करूं तो एक युवा थे राकेश शर्मा, एक युवा थी हमारी बहन स्वर्गीय कल्पना चावला, हमारी एक बहन है सुनीता विलियम्स। इन तीनों ने इस धरती से उठकर अंतरिक्ष में हमारा तिरंगा फहराया है। और युवाओं की अगर मैं बात करूं तो भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, या विदेश में जाके अपने शत्रु को मारने वाले उधम सिंह कंबोज जी, या मैं अपने गांव की बात करूं तो जीवित अवस्था में परमवीर चक्र लेने वाले हमारे पूजनीय ताऊ जी कर्नल होशियार सिंह दहिया जी, जिनको परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था जीवित अवस्था में। तो हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो युवावस्था में ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था रक्तदान का। मेरे गुरुजनों के माध्यम से सहयोग किया मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने, मेरे विभाग ने। तो युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में 3 बातों को धारण कर लो। उन 3 बातों में जो सबसे पहली बात आती है, ये हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली जो हमारी अवस्था है वो है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है स्वस्थ रहना। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें, पौष्टिक आहार लें, उचित व्यायाम करें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने रोजगार पर, अपनी नौकरी पर भी सही से कर पाएंगे, अपने परिवार को, अपने विभाग को समय दे पाएंगे, अपने रोजगार को समय दे पाएंगे। स्वास्थ्य के बाद में दूसरा जो शब्द आता है, जो दूसरी अवस्था आती है, वो आती है समर्थ। मैं नौकरी करता हूं, आप अपना व्यवसाय करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करते हैं, समर्थ हो जाए। समर्थ का मतलब है धन कमाएं, नेक नियति से कमाएं, छल कपट से ना कमाएं। समर्थ जब हो जाते हैं तो हमारे जीवन की 2 अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, स्वस्थ और समर्थ।
तीसरी अवस्था आती है, वो आती है समर्पण। समर्पण का अर्थ यहाँ जीवन को छोड़कर भागना नहीं है, परिवार और विभाग समाज को छोड़कर भागना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर समाज के लिए, सृष्टि के लिए, पीड़ितों के लिए, जीवों के लिए दान करें। वो हिस्सा आपका तन, मन और धन तीनों प्रकार से होना चाहिए। आपके पास तन है, मन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूं चलो रक्तदान कर दो, आप कर दो। आपके पास मन है, तन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे बोल दो कि उस आदमी के लिए ये काम कर दो, आप यहाँ सफाई कर दो, ये पौधे लगा दो। तो हमारे जीवन की ये तीन अवस्थाएं हैं, स्वस्थ, समर्थ और समर्पित। इन तीनों को अपने जीवन में धारण करें और जिस राह पर आप चल रहे हैं, दुर्व्यसनों से बचते हुए उस राह पर चलते रहें। अपना समाज में, राष्ट्र में एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य दें। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करें। जैसे आशीष भाई ने 3-4 काम एक साथ कर रहा है, किए हैं, तो आप भी मतलब कोशिश करो कि एक से ज्यादा काम करें। जरूरी नहीं है कि हर रोज करें, महीने 20 दिन में, थोड़े बहुत दिन में, थोड़ा कोशिश करो, समाज के लिए कुछ काम करो। और अगर किसी भाई बहन को भाई की तरह अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना हो या कोई मोटिवेशनल स्पीच देनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर।